Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pars Coaching Channel. This is our part 4th of chapter 10th, Vector Algebra. In the previous part 3rd, we were discussed about the component form of a vector, also collinear vector. So first we recall the topic component form of a vector. ये मैंने एक 3 डायमेंशनल क्या यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसका वाई जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा. सिमिलरली वाई एक्सिस पे एक्स जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है और जेड एक्सिस पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है. यहाँ पे फिक्स्ड रीजन ओ है हमारा. कोई मैंने पॉइंट लिया, अभी जो ये पॉइंट है यहाँ पे तीनों एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है. मतलब ये जो पॉइंट है 3 डायमेंशनल में आ चुका है, एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट में है. और एक बात और, जो ओ पी होता है वो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है. मतलब फिक्स्ड रीजन से इसका क्या है, कितनी लेंथ है, क्या ये वेक्टर है. तो हमने जो कंपोनेंट फॉर्म की थी एक्चुअल में वो हमारी ये थी, ओ पी वेक्टर हमारा क्या होता था, जहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसके साथ आपने आई कंपोनेंट, वाई के साथ जे कंपोनेंट, जेड के साथ के कंपोनेंट. सिमिलरली ओ पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसे आप आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं बिकॉज इट इज ऑल्सो आर, वो क्या होता है, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, और फिर इसका सम करने के बाद स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है. एक्चुअल में अगर मैं आपको 2 डायमेंशनल के थ्रू समझाऊँ इसको, जैसे ये हमने 2 डायमेंशनल कुछ लिया है प्लेन, ये हमारा कुछ इस तरह से होता है. अगर मैं कहूँ कि आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर 2 डिस्टेंस कवर करना है, मतलब 2 स्टेप्स लेने हैं, तो मतलब 1 2, मतलब मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, ठीक है. और y, इसको हम 2 मार्क कर लेते हैं. और y के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने क्या लेना है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँ इस तरह से, जहाँ पे मैंने कुछ 3 स्टेप मार्क किया है, तो मतलब आपने एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मैंने 2 स्टेप्स लिए हैं और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस मैंने 3 स्टेप्स मूव किए हैं. तो ये कौन सी एक्स एक्सिस कॉरेस्पॉन्डिंग हम कौन सी डायरेक्शन यूज करते हैं, आई कैप, और वाई एक्सिस कॉरेस्पॉन्डिंग क्या यूज करते हैं, जे कैप. तो दोनों जहाँ पे मीट हो रही है मेरा, वो क्या होगा, 2 3 कोऑर्डिनेट, मतलब 2i प्लस 3 जे कैप. बिकॉज जो ये पोजीशन वेक्टर होता है तो वो फिक्स्ड रीजन से ही उसका हम मेजर करते हैं ना, उसकी वैल्यू जो उसकी वो लेंथ होती है. तो वो कुछ नहीं होता, जो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ने मिलकर एक कोऑर्डिनेट बनाया है, उसका फिक्स्ड रीजन से जो आपका ओपी से हम वेक्टर बनाते हैं वो क्या होता है, 2y प्लस 3j. मतलब आपने एक्स की ओर से 2 मूव लिए हैं, वाई की ओर से 3 मूव लिए हैं. तो सिमिलर अगर बात करें आप जेड एक्सिस, तो आप यहाँ पे ड्रॉ करके जेड एक्सिस की बात कर सकते हो. जैसे मैंने जेड एक्सिस को ऊपर किया है, सिमिलर इसके नीचे नेगेटिव एक्सिस होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे वाई एक्सिस नेगेटिव होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है. जैसे मेरा ये ओ ए है, मैं इसको पूरा लिख सकती हूँ, ये मेरा एक्स है, ये पूरा ओ बी हमारा क्या है, वाई है, ये हमारा पूरा ओ सी जो है यहाँ से, ये हमारा जेड है. तो मतलब अब एक्स एक्स से कॉरेस्पॉन्डिंग हम कौन सा लेते हैं, आई कैप, वाई एक्स कोरेस्पॉन्डिंग जे कैप, जेड इज कोरेस्पॉन्डिंग के कैप. तो पी जो ओ पी वैक्टर होगा हमारा, ओ पी वैक्टर और कुछ नहीं होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, जिसको हम आर वैक्टर से डिनोट करते हैं. नाउ नेक्स्ट आवर मेन टॉपिक इज ऑफ दिस वीडियो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इस चैप्टर के साथ साथ आपने नेक्स्ट चैप्टर में भी हम इसको डिस्कस करेंगे. तो डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है, जैसे आपने टेंजेंट के बारे में सुना है, टेंजेंट स्लोप. जैसे हमने कोई कर्व ड्रॉ किया, आपने इसका टेंजेंट फाइंड करना, तो हम क्या करते हैं, इसके एक यूनिक पॉइंट पे टच करते हुए लाइन को इस तरह से देखना है कि उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस का कितना एंगल बन रहा है. मतलब इस कर्व का जो टेंजेंट है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पास कितना झुका हुआ है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है. तो वो जो स्लोप ऑफ कर्व होती है वो और कुछ नहीं, tan थीटा होती है, जिसको आप m से बात करते हैं, ठीक है. सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइंस का होता है, अब हम 3 डायमेंशन में बात करें कि अगर आपका कोई ओपी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर हो, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस कितना बना रहा है. अगर मैं ओपी की बात करूं तो ये मेरा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है. क्यों, ये वेक्टर है, पूरा एक्स एक्सिस में ज्वाइन किया हुआ है, ये मैंने ले लिया अल्फा एंगल बना रहा है.
फिर मैंने लिया जो ये सिर्फ किसके साथ वाई एक्सिस साथ एंगल बना रहा है वो मेरा बीटा एंगल है, और जो सिर्फ ये हमारा किसके साथ एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ वो क्या है गामा। ठीक है, जो सिर्फ ये वाला एंगल बीटा है, ये वाला हमारा अल्फा है, ये मेरा गामा है। तो ये तो एंगल्स हुए वेक्टर जो एक्स वाई जेड के कोरेस्पोंडिंग बन रहे हैं। अगर इन जो एंगल के साथ आप कोस लगा दो तो वो बन जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। देख लीजिए मैंने जो है दोबारा से डायग्राम बना दिया आपके लिए। ठीक है ना, अब देखो जो पूरा एक्स एक्सिस एंगल साथ अल्फा बना रहा है और वाई एक्स साथ बीटा और ओनली जेड एक्स साथ गामा। ठीक है ना, तो जो tan थीटा टाइम्स स्लोप ऑफ कर्व ये हम 2 डायमेंशन में बात करते हैं, तो सिर्फ 3 डायमेंशन में जो डायरेक्शन कोसाइंस होते कुछ नहीं होते वेक्टर का। अगर आप एक्स के साथ जो एंगल बना रहे हैं उसके साथ कोस लगा दो और वाई एक्स के साथ बीटा जेड एक्स के साथ गामा इनके साथ कोस लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस। सो अभी हमने क्या लिखा है, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल्स विच ओपी मेक्स विद ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड रिस्पेक्टिवली। तो वही बात है, जो ओपी वेक्टर है आपका वो ओ एक्स ओ वाई ओ जेड तीनों के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है। अगर आप इनके साथ कोस लगा दो, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, तो ये क्या बन जाता है और कुछ नहीं डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं ओपी के, जिसको हम एल एम एन से भी नोट करते हैं। मतलब कोस अल्फा को एल भी लिख सकते हो, कोस बीटा को एम, कोस गामा को एन। अगर आपको चैप्टर में कहीं एल एम एन दिखे तो मतलब एल कुछ नहीं है, एक्स एक्स के साथ जितना एंगल बन रहा है उसके साथ कोस लगा दो। ठीक है, एम के कोरस्पॉन्डिंग कोस बीटा, एन के कोरस्पॉन्डिंग कोस गामा होता है। तो कोस अल्फा एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले आपको ना 3 म्यूचुअल एक्सिस के बारे में पता चाहिए। जैसे आप एक्स वाई जेड कहते हो, ये होता है एक्चुअल में 3 म्यूचुअल एक्सिस। अगर आप देखो बिकॉज 3 डायमेंशनल को ना आप ऐसे नोटबुक पे क्या उनकी इमेजिनेशन पॉसिबल नहीं है, उसको आपको माइंड में इमेजिन करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं ये ले लूँ, मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी जेड एक्सिस है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब चाहे आप इन दोनों के बीच में एंगल देख लो, चाहे इन दोनों के बीच में एंगल देख लो, चाहे आप इन दोनों के बीच में, सबके बीच में जो एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे मैंने कोई ओ पी यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने पी पॉइंट लिया, इसको यहाँ पे क्या कर दिया कनेक्ट। अगर आप ऐसे देखो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगी जो मेरा पी पॉइंट होगा वो देखो, अब ये पी पॉइंट है ना। अगर आपको 3 डायमेंशन को अच्छे समझना है उसके लिए मैंने चैप्टर 12th जो कि क्लास 11th का है उसका लिंक आपको ऊपर राइट बटन पे दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके अच्छे से समझ सकते हो। तो हमने वही बात की है कि अगर आप कोई यहाँ पे पी पॉइंट लेते हो, ठीक है ना, अगर मैं उसको ए के साथ ज्वाइन करवाती हूँ तो वो आपको तो यहाँ पे अच्छे से इमेजिन नहीं होगा, तो वो कुछ नहीं पी एक परपेंडिकुलर बन जाता है। ठीक है, और ओ ए हमें क्या दिया हुआ है, ओ ए हमें अभी किया था वो और कुछ नहीं एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट है, बिकॉज एक्स एक्सिस पे लाइक कर रहा है। तो ओ ए हो गया एक्स, और पी ए क्या है, पी ए हमें जरूरत नहीं है बिकॉज हमें तो कोसाइंस निकालना है। कोस अल्फा हमें पता है एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, तो हमारा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस क्या है ओ ए, हाइपोटेनियस ओपी। ओपी अभी हमने किया था, ओपी और कुछ नहीं होता, क्या होता है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, जो ओपी वेक्टर होता है ओपी मैग्नीट्यूड। तो एक्स ओवर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लो, चाहे आर ओनली आर लिख लो। तो एल क्या हो गया कोस अल्फा, अभी हमने किया था ना, उसकी वैल्यू होगी एक्स ओवर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसकी वैल्यू हमने अभी की थी, क्या थी ये वाली, आप ये लिख सकते हो। सिमिलरली एम हमने क्या लिया कॉस बीटा, वाई ओवर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जिसे आप वाई ओवर आर लिख सकते हो। नेक्स्ट एन इज इक्वल्स टू कोस गामा जेड ओवर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो सिमिलरली जेड ओवर आर, मतलब एल लिखो कोस अल्फा लिखो, ये लिखो ये लिखो, इन सब की वैल्यू आपको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दी। और इसका एक रिलेशन होता है बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, मतलब कोई भी 3 डायरेक्शन कोसाइन अगर निकाल रहे हो उनका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो पक्का वो 1 के इक्वल आएगा ही आएगा। ये इसका रिजल्ट होता है, रिलेशनशिप होता है बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। कैसे भी आप देख लीजिए, एल की वैल्यू ये है ना, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे ऊपर तो स्क्वायर नीचे स्क्वायर रूट कैंसिल जाएगा। सिमिलरली एम का स्क्वायर एन का स्क्वायर करोगे तो ऊपर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे नीचे कैंसिल जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस रिजल्ट को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एल एम एन क्या होते हैं वहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। Now next topic is direction ratios. What is direction ratio? Let A, B and C be the 3 numbers which are directly proportional to direction cosines of a line. मतलब जो direction ratio होते हैं ऐसे 3 नंबर होते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के। हमने किया था LMN क्या होता है डायरेक्शन कोसाइंस। अभी हमने किया था पीछे
एल की वैल्यू क्या थी, एक्स ओवर आर, एम की वैल्यू वाई ओवर आर, एन की वैल्यू जेड ओवर आर। अब यहाँ पुट करो, यहाँ पे एक्स की अगर वैल्यू निकाले एल आर, वाई की वैल्यू एम आर, जेड की वैल्यू एन आर। अगर मैं इनको ही ए बी सी कंसीडर कर लूँ और यहाँ पे कर दूँ पुट, तो यह क्या बन जाएगा, एल आर ओवर एल, एम आर ओवर एम, एन और सॉरी इक्वल, जहाँ पे एक ना कोई कांस्टेंट नंबर फिक्स्ड नंबर आता है, बिकॉज अगर कोई तीन डायरेक्शन इक्वल है तो वो फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर के इक्वल होते हैं। तो जब आप इनको कैंसिल करोगे, ये एम है, सभी क्या है, आर के इक्वल आ जाएंगे। अब आप पूछोगे कि आप कि एक्स वाई जेड ही हम ए बी सी क्यों ले रहे हैं, बिकॉज जो हमने ओ पी वेक्टर लिया है वो क्या था, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ओ पी वेक्टर क्या होता है, और कुछ नहीं, ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। मतलब आपने पॉइंट पी के कोरस्पॉन्डिंग एक पोजीशन वेक्टर निकाला है। यहाँ पे कोई पॉइंट अगर एक्स वाई जेड है, उसको हमने कनेक्ट किया फिक्स्ड रीजन के साथ, तो वो हमारा पोजीशन वेक्टर बन चुका है। तो मतलब अगर आपको किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं और कुछ नहीं, वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड ही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई आर वेक्टर, चाहे आप ओपी वेक्टर लिख लो, कुछ भी ले लो, वो ले लिया 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, बिकॉज दिस इज अ पोजीशन वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन रेशियो आप कैसे लिखोगे, डायरेक्शन रेशियो ऑलवेज ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक्स का कोऑर्डिनेट 2 है, वाई का कोऑर्डिनेट -3 है, जेड का कोऑर्डिनेट 4, तो ये डायरेक्शन रेशियोज हमारे इजीली फाइंड हो जाएंगे। अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर गिवन है जो फिक्स्ड रीजन के साथ हम क्या बनाते हैं, तो आप डायरेक्ट उसकी क्या है, एक्स व जेड की वैल्यूज को ही ए बी सी एज अ डायरेक्शन रेशियो क्या है, ट्रीट कर सकते हो। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू क्या है, इसके कंसेप्ट को समझते हैं। हमारे पास क्या है, इफ ए वेक्टर, हमारे पास एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, देन राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर एंड हैंस कैलकुलेट डायरेक्शन कोसाइंस। आपने पहले डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है, उसके बाद आपने डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये देखिए, ये वेक्टर हमारा कुछ नहीं, पोजीशन वेक्टर ही तो है, चाहे इसे ए वेक्टर लिख लो, आर वेक्टर लिख लो, ओपी वेक्टर लिख लो, इन्होंने एक नाम ए वेक्टर दे दिया, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज है वो और कुछ नहीं, यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, जे कैप का कोफिशिएंट 1 है, के कैप का कोफिशिएंट -2 है, तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो हमने लिख दिया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 1 -2। नाउ नेक्स्ट हम करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, हमें पता है सबसे पहले एल होता है। एल क्या होता है, और कुछ नहीं, एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स यहाँ पे क्या है, मैंने अभी बताया था, एक्स कोई भी वेक्टर है, चाहे ओपी वेक्टर, वो क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो एक्स यहाँ पे क्या है 1, तो मतलब 1 ओवर इसका कोफिशिएंट कितना है, आई का 1, जे का 1, फिर -2 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे 1 + 1 4, मतलब 1/√6 आ जाएगा आपका। तो हमारा जो एल है, फर्स्ट डायरेक्शन को साइन है, वो 1/√6 आ गया। सिमिलरली हम एम निकालेंगे, एन निकालेंगे। एम का फॉर्मूला क्या होता है, y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एन का होता है z ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ पे y का कोफिशिएंट सॉरी जे कैप का कंपोनेंट क्या है 1, तो मतलब y की वैल्यू 1 है। स्क्वायर रूट तो सबके नीचे सेम ही होता है एज इट इज, तो आप उसे डायरेक्ट भी ऊपर से, बस ऊपर जो एक्स वाई जेड की वैल्यू वो चेंज होगी, अदरवाइज बाकी जो डिनोमिनेटर है आपका ऑलवेज सेम ही आएगा। अब जेड का जेड देखना है, के के साथ कंपोनेंट का कोफिशिएंट क्या है -2, तो ओवर 1 स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो -2 ओवर √6। तो हम लिखेंगे जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है गिवन वेक्टर के, वो क्या आगे 1/√6 1/√6 -2 ओवर √6। ठीक है, एक मैं आपको ना इसका दूसरा मेथड बताती हूँ। अगर आपने इतना बड़ा मेथड नहीं करना, सबसे पहले आप क्या करो, जब भी आपको ए वेक्टर गिवन होता है ना, आप उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो। हमें पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमने ये फाइंड कर लेते हैं अभी।
तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो आई प्लस जे कैप माइनस 2 कैप क्या आ गया ओवर रूट 6। तो अब आप क्या करेंगे, फिर आप आई जे के कैप के साथ जो डिनोमिनेटर सेपरेट कर लोगे। तो ये यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं आई जे के वो ही हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ये ऑलवेज याद रखना, जब भी आपको यूनिट वेक्टर गिवन हो तो उसमें जो आई जे के कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ही होते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आपने एल ऐसे नहीं करने तो पहले आप यूनिट वेक्टर निकाल लो, कंपोनेंट क्या कर लो सेपरेट कर लो, देन उसके जो आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट के वैल्यूज है वो लिख दो, वो आपके डायरेक्शन को साइन हो जाएंगे। एक बात यहाँ पे एक और नोट करना, अगर आपको स्टार्टिंग में ही यूनिट वेक्टर दे दे, कोई भी बोल दे ये वेक्टर आपके पास गिवन है वो यूनिट वेक्टर है, तो याद रखना यूनिट वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस वो फिर सेम ही होंगे। ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में ही यूनिट वेक्टर गिवन हो, बट ये वेक्टर हमें सीधा लिखा हुआ ए वेक्टर है, मेंशन ये यूनिट वेक्टर है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो डायरेक्ट आपको वेक्टर गिवन है उसके आई जे के कॉम्पोनेंट को डायरेक्शन रेशियो लिखोगे, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके फिर आई जे के कॉम्पोनेंट्स को आप डायरेक्शन कोसाइंस बोलोगे। अगर आपको डायरेक्ट स्टार्टिंग में यूनिट वेक्टर बोल दे तो कुछ नहीं, जो आई जे के कंपोनेंट है वही डायरेक्शन रेशियो है और वही डायरेक्शन कोसाइंस है। आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, आपके पास यूनिट वेक्टर दे दे और बोल दे कि इसके अपने डायरेक्शन रेशियो बताओ, डायरेक्शन कोसाइंस, तो कुछ नहीं, आई जे के कंपोनेंट को ही हम डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। किसमें, अगर आपको यूनिट वेक्टर गिवन हो। Now next question, write a unit vector in the direction of vector a vector plus b vector। आपको a b वेक्टर गिवन है, आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, बट यहाँ पे यूनिट वेक्टर किसका बोला गया है, इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। जब भी आपको कोई डायरेक्शन गिवन होती है उसका ही आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है, चाहे वो एडिशन का दे दें सब्ट्रैक्शन का दे दे। तो सबसे पहले हम दोनों की एडिशन कर लेते हैं। एडिशन तो मैंने आपको करनी सिखाई हुई है, सो अगर आपको नहीं आती आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो, वहाँ से इजीली आपको समझ आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इनकी एडिशन कर लो। तो हमने एडिशन कर ली, अब हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें ये किस डायरेक्शन पूछ लिया, बट जो भी डायरेक्शन गिवन उसमें वैल्यू पुट करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन करो। हमें पता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर तो वो वेक्टर खुद आता है, नीचे उसका मैग्नीट्यूड आता है। तो ऊपर तो हम वही लिख देंगे जो हमने एडिशन करके फाइंड किया है, नीचे आई जे के कंपोनेंट का बस स्क्वायर करो एंड देन ऐड कर दो। तो जब आप स्क्वायर रूट ओपन करोगे तो उसका 169 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट 13 होता है। तो ये आपका यूनिट वेक्टर बन गया। जिसकी डायरेक्शन में पूछा हो पहले वो बना लो, उसके बाद ऊपर उसे रखो, नीचे उसका मैग्नीट्यूड रख दो। तो सो सिंपल। ठीक है फ्रेंड्स, now next question, the last question of this video, find a vector of magnitude 5 units and parallel to the resultant of vectors। आपने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 यूनिट्स है, एंड पैरेलल टू किसके, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। हमें पता है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कुछ नहीं होता, दोनों गिवन वेक्टर्स की एडिशन ही होती है। अब वीडियो को पॉज कीजिए, एडिशन खुद कीजिए। तो हमने एडिशन तो फाइंड कर ली, तो अब हमें पता चल गया कि हमने जो वेक्टर फाइंड करना है, रिक्वायर्ड वेक्टर, कितना मैग्नीट्यूड गिवन है, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं गिवन मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर आपको क्वेश्चन में कितने भी मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर पूछा, कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो पूछा गया हो, अगर यहाँ पर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पूछा था तो मैंने एडिशन कर दिया, अगर आपको यूनिट वेक्टर पूछा गया था तो पहले आप सेम टू सेम यहाँ तक करते। बिल्कुल जो भी पूछा गया होता है रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पहले आपने वो फाइंड करना होता है, उसके बाद आपका जो भी आंसर आ जाता है उसके यूनिट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें साथ में ये भी गिवन है, जो हमने रिक्वायर्ड वेक्टर फाइंड करना है वो पैरेलल टू किसके है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, मतलब ए प्लस बी वेक्टर। तो मतलब पहले हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ए प्लस बी वेक्टर, नीचे उसका मैग्नीट्यूड लगा देंगे। तो 5 ए प्लस बी तो हमने फाइंड किया 3 आई प्लस जी, के का कोफिशिएंट तो 0 ही है, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, रूट 10 बन जाएगा। तो हमारा आ गया 5 रूट 10। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। कुछ नहीं करना आपने, सबसे पहले जो भी पूछा गया है तो पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर उसका एडिशन करो, उसके बाद आपने मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना, ऊपर वेक्टर नीचे उसका मैग्नीट्यूड लगाना होता है, और कुछ नहीं होता।
सो फ्रेंड्स, अब बारी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। इनको अच्छे से नोट कर लेना, स्टेटमेंट मिस्टेक मत करना, और फिर प्रैक्टिस करके आपको पता चल जाएगा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।